इसका फुल डिटेल सोल्यूशन कर देगा आपके सामने, ठीक है। और जो इसका फुल डिटेल सोल्यूशन होगा, देखिए कैसा होगा। ये 40 क्वेश्चन दोबारा पढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने उन बंदों के लिए किया है जो सिर्फ शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी दूसरी पीडीएफ खोल लेता हूँ आपके सामने। ये हो गया इधर सेट पीडीएफ एक, और दूसरी पीडीएफ भी खोल लेते हैं। एक सेकंड रुकिए बस, चलो इसी में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, 1940 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1940 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आपका भाई संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विषय है? राज्य सूची में। इसमें पढ़ लेते हैं डिटेल में क्या लिखा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पंचायत राज विषय राज्य सूची में शामिल है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए फुल सॉल्यूशन है, ठीक है। आपके लिए हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(b) के अंतर्गत अपराध के लिए कितनी सजा निर्धारित है? देखिए भाई, यह मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना, ठीक है। अब आगे देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2) का खंड 5 के अंतर्गत अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा निर्धारित है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए, और जो मैं आपके लिए हैंड रिटन लिख के लाया हूँ ना, जो बंदे लास्ट तक रुके रहते हैं ना, ये उसके लिए है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें है इसमें। देखिए अभी हम इसमें एक्ट पढ़ेंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनको भी हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट इसको। देखिए, SC/ST एक्ट 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो एक्ट बनाया गया है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी हम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ में PYP और जो हमारे जो मुख्य में आ रहे हैं साथ में क्वेश्चन भी देखेंगे। यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 में, और अधिनियम कब हुआ था? 1989 में यह अधिनियम हुआ था। धारा कितनी? धारा 2। धारा 2 में क्या लिखा गया है? धारा 2 में परिभाषाएं लिखी गई है। क्या लिखी गई है? धारा 2 में परिभाषाएं लिखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के भाग 24 और 25 में दिया गया है। यानी कि 366 का 24 का मतलब क्या है? अनुसूचित जातियां। 366 का 25 का मतलब क्या है? अनुसूचित जनजातियां। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलते हैं आगे थोड़ा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अर्थ हो गए पूरे के पूरे। अभी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है साक्षी की परिभाषा किसे कहते हैं? ये तो इंपोर्टेंट है, लाइव मुख में भी आ चुका है, एग्जाम्पल के मुख में भी है, और ये टेक्स्ट बुक के मुख में भी RWA वालों ने पूछ लिया है। देखिए यहाँ पे साक्षी, जिसके पास अन्वेषण या मुकदमे के लिए सुसंगत ज्ञान है, साक्षी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, जिसके पास, यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ देगा और लिख देगा सुसंगत ज्ञान है, साक्षी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? अन्वेषण या मुकदमे के लिए। ये तो थी प्योर डेफिनेशन। आगे देखिए इसमें लिखा है मैंने, साक्षी वह कोई भी व्यक्ति है जो अपराध से संबंधित तथ्यों परिस्थितियों से परिचित है, यानी जिसको पता है अपराध कैसे हुआ है, या अपराध की जांच पूछताछ या मुकदमे के लिए आवश्यक पूरी की पूरी जानकारी रखता हो, उसे साक्षी कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति खुद ही पीड़ित व्यक्ति क्यों ना हो, वह भी साक्षी माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 3 चलते हैं, धारा 3 में इंपोर्टेंट क्या है? धारा 3 अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड है, लेकिन वो इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट क्या है बात इसमें जो लिखी है? किसी भी प्रकार के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना, धमकी देना या दबाव डालना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति SC और ST नहीं है, और किसी SC और ST के लोगों पर सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करता है उसका,
या उसको धमकी देता है, दबाव डालता है, उसको मिनिमम कितनी सजा होगी? मिनिमम 6 मंथ की सजा होगी और मैक्सिमम 5 साल की सजा होगी और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए ये प्रावधान क्या लिखा है, किसी यानी कि जो प्रावधान है धारा 3(1) के तहत जो व्यक्ति SC और ST नहीं है उसके ऊपर ये क्या लगेगा? दंड का प्रावधान है। ये बात समझ में आई आपके? देखिए धारा 3 की 2 जो हमने कहा था अभी, क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा? क्वेश्चन पूछा गया था कि 3(2)(5) में दंड कितना है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल वाले मौके में, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद। देखिए यहाँ पे जो 3(2) है वो गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड है और 3(2)(5) मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के मौके में क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है? आजीवन कारावास और जुर्माना। क्या है? आजीवन कारावास और जुर्माना से दंडनीय है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसमें पूरी PDF है आपके लिए ये। देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी लोक सेवक, वहां धारा 4 लिखा है ऊपर, धारा 4 कर्तव्य अपेक्षा के लिए दंड, वो इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट नीचे वाला है। देखिए यहाँ पे कोई भी लोक सेवक क्या कहते हैं? BNS की धारा 2 के 28 में लोक सेवक की परिभाषा है। ठीक है, लोक सेवक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो जैसे न्यायालय में न्यायाधीश हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी लोक सेवक ही है। एयरफोर्स एंड इनके बड़े अफसर हो जाएंगे, लोक सेवक हो जाएंगे। कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा, अगर कोई भी लोक सेवक अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करेगा, मतलब कोई भी लोक सेवक अपने कार्य को नहीं करेगा, अवहेलना करेगा कार्य की, तो मिनिमम सजा 6 मंथ है और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 12 मंथ तक चली जाएगी। धारा 4 की 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर में लाइव मौके में आई थी ये धारा और मैंने आपके लिए भी लिख दिया यहाँ से, क्योंकि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये पक्का आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे और फंसे होंगे आप इनमें। धारा 4 की 3 संज्ञान लेने का अधिकार विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के पास होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? क्वेश्चन ऐसे आएगा, धारा 4 की 3 में संज्ञान लेने का अधिकार फिलअप आ जाएगा यहाँ पे, किसके पास होगा? या तो विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के पास होगा। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धारा 5 इतनी इंपॉर्टेंट है कि देखिए कहाँ कहाँ यूज किया है, मैंने लिख दिया है इसमें। ये टेक्स्ट बुक का एडवांस मॉक है, मॉक 2 एडवांस मॉक में क्वेश्चन नंबर 21 23 नवंबर की शिफ्ट 3rd में आया था 2021 के UPSI के रियल एग्जाम में। ठीक है, धारा 5 यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम में बताए गए अपराधों को दोबारा करता है तो वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष होगी से दंडनीय होगा। भाई अगर कोई व्यक्ति इसने बता दिया कि ये अपराध नहीं करने लेकिन फिर भी करता है दोबारा से, तो उसे कम से कम कितनी सजा होगी? उसको कम से कम 1 साल की सजा होगी और किस धारा के अंतर्गत होगी? धारा 5 के अंतर्गत होगी। और धारा 6 तो इतनी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक लाइव मॉक में, एग्जाम्पल मॉक में, RWA मॉक में और ऑफलाइन मॉक में, जो एग्जाम्पल के ऑफलाइन मॉक में उसमें भी है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे धारा 6 SC ST अधिनियम 1989 के धारा 6 के अनुसार भारतीय दंड संहिता की कुछ धारा और अध्यायों के प्रावधान इस अधिनियम पर लागू हो गए। यानी कि ये कहा है, ये तो जो पहले हमारा क्या चलता था, इंडियन पीनल कोड चलता था, भारतीय दंड संहिता चलती थी, उसमें ऐसा हो सकता है जो हमने SC और ST के लिए कानून बनाए वो भारतीय दंड संहिता में भी हो, यानी कि हमारे IPC में भी हो, लेकिन दोनों में उसमें क्या होगा? दोनों के जो रूल है वे मान्य होंगे और जो अधिकतम सजा होगी, जिसमें अधिकतम सजा लिखी होगी वो लागू हो जाएगी। SC ST एक्ट वाली होगी या आपके IPC वाली होगी, वो लागू हो जाएगी। या तो ऐसी डेफिनेशन आएगी लिखी हुई पेपर में, धारा पूछेगा, या फिर ऐसी आएगी विधिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए इन IPC प्रावधानों के अधिनियम को एकीकृत करती है। यानी कि दोनों नियम क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है? यानी कि यहाँ पे आगे लिखा है, यदि कोई SC ST एक्ट अधिनियम और भारतीय दंड संहिता दोनों के तहत दंडनीय है तो उसे क्या मिलेगी? उच्च सजा दी जाएगी। ओके, धारा 6 समझ में आई? धारा 6 में ये है कि जो हमारे IPC में जो हमारे SC ST एक्ट को लेकर प्रावधान बनाए गए थे वे भी इसके साथ बराबर में चले गए, एक रूपता के साथ चले गए, समांतर चले गए। सुन भाई बात। ये देखिए यहाँ पे धारा 7 इतनी इंपॉर्टेंट है, SC ST एक्ट की धारा 7 की टेक्स्ट बुक में आई थी और लाइव बुक में आई थी, टेक्स्ट बुक के न्यू मॉक 7 में भी है। टेक्स्ट बुक का जो नया मॉक चल रहा है ना कि कितने मॉक है, 10 मॉक है, उसमें मॉक 7 में भी ये आई थी। देखिए धारा 7, जो धारा 7 है पढ़िए क्या लिखा है इसमें। अपराध के लिए किसी संपत्ति
जैसे वाहन, घर, जमीन आदि का प्रयोग हुआ है। संपत्ति चल भी हो सकती है, संपत्ति अचल भी हो सकती है। चल संपत्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका घर, और अचल मतलब सॉरी, चल संपत्ति का मतलब ये होता है जैसे आपकी कार, और अचल का मतलब हो सकता है जो एक ही जगह टिकी हुई हो, जैसे आपका घर। ठीक है, यानी कि संपत्ति कोई भी हो, अगर अपराध करने के लिए उनका प्रयोग किया गया है तो विशेष न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि इस संपत्ति को सरकार जब्त कर ले या सरकार को वह संपत्ति दे दी जाए। समझ में आई बात आपके? ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करूंगा मैं अभी, जिसकी पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, उसको फॉलो कर लेना, और वीडियो खत्म होने के बाद टेलीग्राम को ऐड कर दूंगा मैं इसमें, और पीडीएफ भी डाल दूंगा। इसको पढ़ लेना, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरी वीडियो डाल दूंगा जिस वाले पोर्शन की फुल मॉक नंबर 3 का भी। ठीक है, कैसा रहेगा? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यानी धारा 7 हो गई हमारी, इंपोर्टेंट धारा थी बहुत ही। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल मॉक में आया था ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 22 मॉक 2 में। SC/ST एक्ट के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। यानी कैसे? यानी कि जो सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? जिससे कि वे शीघ्र विचारण करे, समयबद्ध विचारण करे और पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा दे, यानी कि जल्दी से जल्दी समाधान निकाले जो भी SC/ST एक्ट के खिलाफ कोई अपराध हुआ है। टाइमली उनके लिए बाउंडेशन है, जल्दी से जल्दी विचारण करने का, जल्दी से जल्दी समय सीमा के अंदर विचारण करने का, और पीड़ितों के लिए जो विशेष सुरक्षा है वो दी जाए। ये विशेष न्यायालय का काम है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 35 राज्य सरकार को किसी वन या बंजर भूमि में निम्नलिखित को विनियमन या प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं देती, तो क्या था आंसर? गैर राज्य विषयों का प्रवेश। पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 35 राज्य सरकार को गैर राज्य विषयों के प्रवेश को विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं देती। यह धारा मुख्य रूप से भूमि के उपयोग जैसे खेती, चराई या वनस्पति को जलाने से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है। क्यों नहीं है? को मतलब क्या कंडीशन है वो? अगर मुख्यमंत्री राज्य के उच्च सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। वही बात लिखी है इसमें, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं है यदि वह विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा सदस्य की आवश्यक संख्या कितनी है? 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी जो बीच में पहली वाली वीडियो में करा दिया है मैंने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत की संसद में निहित है। यह कार्य संसद के अधिनियम जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है? यानी कि बी ऑप्शन था इसका, ग्राम पंचायत का गठन करना। ये आपका क्या है? नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। बाकी जो ऑप्शन थे क्या थे? आपके मौलिक अधिकार थे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29, अस्पृश्यता का उन्मूलन आपका आर्टिकल 17 था। देखिए भूमि अधिग्रहण, हाँ क्वेश्चन था, मैंने क्या कहा था कि इसमें एग्जाम्पल वाले में गलती है ये। ठीक है, उसमें लिखा था ऑप्शन नंबर 4 था उसका, दिखाता हूँ क्या था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी को मैंने कहा था प्रशासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशासक, लेकिन उसमें प्रशासक आंसर नहीं था। ठीक है, देखिए अब आगे इसकी डिटेल देखते हैं क्या है। ये यूपी पुलिस SI पेपर में आया था 17 नवंबर 2021 में, और उसका आंसर ये था प्रशासक। क्या था उसका आंसर? प्रशासक। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आगे देखिए, देखिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन, क्योंकि मैं फुल डिटेल लेकर आया हूँ, कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं पढ़ाई जा रही बिल्कुल कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा, नहीं। क्योंकि भाई एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट को दुख समझ सकता है। यहाँ मास्टरी नहीं करनी है, मैं टीचर बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, जो पिछले 5-6 महीनों में जो अपना अनुभव है वो आपको शेयर करने आया हूँ कि पेपर में क्या आता है और क्या पूछा जाता है। बिल्कुल सही डिटेल के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मैं सही बातें बताऊंगा। देखिए यहाँ पे भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उद्देश्य से नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? प्रशासक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासक हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक जो 2013 में है, उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार 27 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुआ था और बिल अब यह कानून बन गया है।
ठीक है, बाकी इसमें कोई एडिशनल चीजें नहीं देखनी है। ठीक है, बस आपको प्रशासक के लिए मैंने दिखाया था। जो ये बम्बई मामला था, ये क्या था देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये था आपका कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है बताया गया था। ये मैंने कहा था एसआर बम्बई केस में बताया गया था। तो इसकी फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए आप। इसमें कहा गया एसआर बम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को सूचीबद्ध किया जहां 356 के तहत शक्ति का प्रयोग अनुचित हो सकता है। ये क्या हो सकता है, अनुचित हो सकता है। ये सब एफर्ट्स आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 है पूर्व गर्भाधान और परस पूर्व नैदानिक तकनीक के अपराध से निपटने के लिए 1994 को अधिनियमित किया गया था। यह क्या था, तो इसका आंसर था भ्रूण हत्या। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व क्लिनिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 भ्रूण हत्या के अपराध से गर्भपात के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नीचे क्या लिखा है, और जो स्टेट वाले होते हैं, स्टेट वालों का कितना होता है, 6 वर्ष से 62 वर्ष तक की आयु का होता है। 1921 में मालाबार में मोपला विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हिंदू जमीन मालिक 1921 में मालाबार में मोगला विद्रोह मुख्य रूप से मुस्लिम किसानों का हिंदू जमीन के मालिकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार की नीति और जमींदारों के शोषण के कारण हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, काका कालेलकर ने की थी। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसमें प्रथम ओबीसी आयोग भी कहा जाता है, की अध्यक्षता काका कालेलकर ने 1953 में की थी। इसका आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। वैधानिक तरलता अनुपात इसे एसएलआर कहते हैं, क्या है वैधानिक तरलता अनुपात, वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जिसे किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी सोना या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। हमारी क्लास चल रही है वही 6:30 बजे से 9 बज गए, 2.5 घंटे हो गया, लेकिन हमने दोबारा मतलब कि क्या करा, फुल टेल कराया है मैंने दोबारा से इसको, इस पोर्शन को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य इस प्रकार है। पहला राज्य केरल था 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था 92.28%। लेकिन दूसरा राज्य क्या बन जाएगा, मिजोरम बन जाएगा, क्योंकि पहला राज्य केरल और राज्य की बात है तो दूसरा राज्य क्या बन जाएगा, मिजोरम बन जाएगा, क्योंकि जो लक्षद्वीप है तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है अधिक साक्षरता वाला, क्या है पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे अधिक साक्षरता रखता है। आगे त्रिपुरा गोवा इस तरीके से है। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। मैंने क्या कहा था अभी कि पहले कितनी थी, 58,195 थी 2021 में, 58,195। और जो एग्जाम्पल वाले मौके में जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया 57,694। हमने उसको सही माना है, बिल्कुल ठीक है। शहरीकरण और पुनर्गठन के कारण इनकी संख्या पहले की तुलना में कम हुई। आपको मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ही एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, केंद्र सिक्किम, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था ये, चलते आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत कितना दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में 57,694 दिया गया, 58,195 भी दिया गया है। पहले 58,195 थी, अब कितनी है 57,695 है। ये डाटा प्लस माइनस एक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो बिहार बाकी को छोड़ दो, इतना देखना है बस। जो 2021 में 58,195 थी, अब कितनी है 57,695 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज और बताई गई थी कि अगर कोई भी अफसर अपना रिजाइन देता है तो उसे कितने महीने पहले देना होगा, 2 महीने पहले विभाग को नोटिस देना होगा। किसका फैसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि यूपी पुलिस का कोई अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है तो उसे पुलिस अधिनियम 1961 के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली के विनियम 505 के तहत अनिवार्य 2 महीने का नोटिस विभाग को देना होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ में एग्जाम्पल के मौके में इसका 3 महीने लिखा हुआ है तो उसको भी करेक्ट कर लेना। हमने ये न्यूज से उठाई कटिंग है और जो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है तो दोस्तों, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आज का मॉक नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर दिया। वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आपके सामने। और अपना प्यार बनाए रखें, दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, आपसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ इतने मांगते हैं
शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे और आपके बीच इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहे और आपको भी ऐसा लगे, महसूस हो कि हाँ आपके लिए कोई खड़ा है, जिससे आपको यूपीएससी की सिलेक्शन में एक सही राह पे ले जाके आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और किसी भाई को कुछ बात पूछनी हो तो पूछ सकता है कमेंट में। सिर्फ आपके पास 1 मिनट का टाइम है बस, इससे ज़्यादा रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बहुत कीमती है और अपना टाइम भी इसको हमें क्या करना है, यूज करना है, खराब नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर बने रहना और वीडियो को लाइक करके जाना है और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, आपका कोई सवाल जवाब नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर है और अच्छी तरीके से समझकर इसको चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।